सुना मिली नगमा था ए जवान और हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद डिवीज़न एट पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ राइट्स कमीशन, चेयरमैन हैं पाकिस्तान हिंदू इत्तेहाद एंड चेयरमैन है ओम प्रहार फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से ओम प्रहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होप सो आप भी ठीक होंगे। शुक्र, बहुत खुशी हुई कि आप आए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो भी सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक फिगर एंड डायरेक्टर प्रोजेक्ट एट पाकिस्तान स्वीट होम, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ रहते हैं और उनका ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से असद बिन आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल था कि पाकिस्तान का परचम डिज़ाइन करने वाली शख्सियत का नाम बताएं। ओम प्रहार साहब, माशाल्लाह से थैंक यू सो मच। ये जो पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद है, ये काफ़ी सारे लोगों को पता शायद नहीं है, बच्चों को, कि ये माइनॉरिटीज़ को डिपिक्ट करता है। सो आप जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या क्या काम आजकल आप कर रहे हैं? बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट जो है और एक यूथ भी हैं, यंग लोग भी हैं, तो हमें अपने करियर के साथ अच्छा, मैंने ये सोचा था जब ये आए हैं ना तो मैंने एकदम से एक अपने कैरिकेचर बनाया होता है दिमाग में। तो माशाल्लाह आप यंग एंड डायनामिक। यही चीज़ है, जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब जाता हूँ तो एज अ गेस्ट जाता हूँ तो उनका पहले यही होता है कि कोई शायद एजेड बंदा आ रहा है जिसकी 30-40 साल आवाज़ होगी, या फ़ोन पे भी बात करते हैं तो एक बेस ऐसी है ना। तो अभी जो है हमारा जैसे कोविड वगैरह चलता रहा, या उसके बाद अभी मैं बेसिकली बिलोंग्स टू रहीम यार खान करता हूँ। अच्छा, डेजर्ट जहाँ पे अभी पानी की किल्लत के भी इशूज़ आ रहे थे और एक सैलाब का भी थोड़ा सा मसला चल रहा था, तो हमारा फोकस थोड़ा अभी फ़िलहाल स्टिल जो है उन लोगों पे है और एजुकेशन के ऊपर भी दे रहे हैं। जो सबसे मेरा मोटिव है ना, जो मेरा सबसे मेन काम है वो ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स के बारे में बताना, क्योंकि बहुत से लोगों को राइट्स के बारे में नहीं पता। जब उन्हें पता नहीं होता तो वो ब्लेम करते हैं आप यहाँ स्टेट के ऊपर या स्टेट के लॉ के ऊपर कि पाकिस्तान में हमें राइट्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ स्टूडेंट, तो मेरी सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि मैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताऊँ, अवेयरनेस दूँ उन लोगों तक, और उनको सपोर्ट करूँ एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी उनको पाकिस्तान में आगे आने की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। अच्छा, अगर एक दो राइट्स, अगर 3 से 4 अदद आप डिफाइन कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, देखने वालों के लिए भी बहुत एक इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, सबसे बड़ा अभी रिसेंटली का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक CSS जो कि एक कंपटीशन एग्जाम है पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर माइनॉरिटीज़ की अलग से सीटें रखी हुई हैं। और आप बिलीव करें वो जो कोटा है वो कोटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पंजाब की सिर्फ और सिर्फ पंजाब की 53 सीट्स हो चुकी हैं। और अच्छा। ओवरऑल CSS के अंदर पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की 100 से प्लस सीटें हो गई हैं। लवली, ये देखे ना, ये नहीं पता था, ये किसी को भी नहीं पता। लोग लगते हैं यार मुश्किल एग्जाम है, ठीक है मुश्किल तो है, लेकिन आपके लिए कितना, यहाँ पे लोगों पास होने के बाद भी सीट्स नहीं होती। हमारे पे इतना अच्छा मौका है। और उसके अलावा हम राइट्स के ऊपर हैं। पहले हमारे अब जो है हमारे MNAs MPs जो है उन्होंने एक समझो 20 के अंदर एक बिल पास किया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर डिपार्टमेंट में हमारे लिए कोटा रखा जाए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि आप उस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटी की सीट नहीं होती। उसके ऊपर काम हो रहा है और स्कूल लेवल पे भी आ रहा है। हमारा जॉब्स के अंदर इतना ज़्यादा हमारा कोटा सिस्टम आ गया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओवरऑल आप किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाएंगे तो माइनॉरिटी एज अ बैरियर आपके सामने नहीं आ रहा, वो एज अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, बैरियर से अपॉर्चुनिटी समझना, ये शौर हम दे रहे हैं उनको, हम दे रहे हैं। अब देखिए ना, ये बड़ी एक इन्फॉर्मेशन की बात है कि CSS की सीट्स जो है माइनॉरिटीज़ के लिए 100 से ऊपर हो गई। यस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो आपका भी कोई सवाल है, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। असद बिन आजम साहब, आप भी सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्टर हैं इसमें प्रोजेक्ट एट पाकिस्तान स्वीट होम। तो सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कितना अर्सा हो गया आपको? बचपन से शौक था सोशल का, जो समाजी कामों का। हमें याद है कि जब हम स्टूडेंट्स और लेवल पे थे, इंटर के स्टूडेंट थे, तो उस वक्त हम लोग ये 14 अगस्त के दिन आते थे और जब हम लोग गलियां साफ करते थे कि अब सब नौजवान मिलके अपने शहर की जो गंदी दीवारें हैं उनको साफ करें और उन पर पाकिस्तान के परचम लगाएं, से उन पर जो है ना कुछ सजाएं। इसके अलावा नीट एंड क्लीन पाकिस्तान की मुहिम हो, ब्लड डोनेशन फॉर पाकिस्तान, इस तरह की जो हमारी कैंपेन्स थी वो लेकर आते रहे। एजुकेशन सेक्टर में काम किया, फिर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम किया
اور الحمدللہ اب پاکستان سویٹ ہوم میں ہیں، تو آرفنس بچوں کے لیے اور وہ بچے جو کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بیسک ہمارا مقصد جو ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن کی 65% سے زائد آبادی نوجوانوں کی ہے، ان نوجوانوں کو بااختیار بنانا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو اس قابلیت کی طرف لے جانا کہ ہم اپنے ملک و قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ چیلنجز پوری دنیا میں قوموں کو آتے ہیں، مگر جو کامیاب قومیں ہیں، جو زندہ دل قومیں ہیں، وہ تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ان چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں. ہمارے پاس چیلنجز ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کامیاب ترین لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، ہمارا نوجوان بہت قابل ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور ہم اس سے اپنے ملک قوم کا نام جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. ناظرین 2015 میں 14 اگست کی ہی سیلیبریشن تھی آپ کے سویٹ ہوم میں، اور وہاں پہ مجھے ایز اے گیسٹ بلایا تھا یہیں پہ آئی تھنک H9 میں H94 میں. سو وہ بھی اتنے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے تھے اور ان کا ٹیک کیئر کرنا اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی. بالکل. ہمارے جو سربراہ ہیں زمرد خان صاحب، جی زمرد ان خان کی صاحب کوشش ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں یہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. یتیم خانوں کا کانسیپٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ ان بچوں کو یتیم نہیں بنانا بلکہ اس قابل بنانا ہے کہ یہ کل ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھال سکیں، وہ منسٹر بنے، وہ MNS بنے، وہ پروفیسر بنے، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں. وہ اکثر ہمارے زمرد خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے آدمی نہیں بلکہ بڑے انسان بنو، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ آپ کوئی کبھی کبھار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شخصیات بڑی ہو جاتی ہیں اور عہدے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو وہ انسان بڑے ہوتے ہیں جو یہ مطلب جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی شخصیت سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. ناظرین زمرد خان صاحب کے ایک اور ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو بلو ایریا کی ڈبل روڈ ہے ادھر ایک ہاسٹیج کیا ہوا تھا اور انہوں نے وہ پہلا قدم اٹھایا تھا اور اپنی جان پہ کھیل کے وہ گئے تھے، بلکہ سلپ بھی ہوئے تھے. اور وہ جو سارا ایک سینیریو ہے بچوں کو بچانا تھا، ہاں انہوں نے بچوں کو بہت اپنی ہمت اور اس سے جو ہے نا وہ ایک پورا آرڈیل جو تھا اس کو کلیئر کیا تھا. سو دیٹس آلسو ون آف دا گڈ تھنگس جو انہوں نے ان کے اس میں آتی ہے، حصے میں آتی ہے. اچھا اوم پرہار صاحب آپ کا فاؤنڈیشن بھی ہے، تو اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ اوم پرہار آپ کا ہے، اوم پرہار فاؤنڈیشن. جی اوم پرہار فاؤنڈیشن جو تھی یہ میں نے 16 کے اندر اس کا اسٹارٹ کیا تھا جب میں اسلام آباد آیا تھا اس کے 2 سال بعد. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بیکورڈ ایریا تھے، کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بہت سی NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں جیسے ساؤتھ پنجاب ہو گیا یا سندھ کے بہت سے ایسے ایریا تھر پاکستان وغیرہ ہو گئے، یہاں پہ NGOs بہت کم جاتی ہیں، کام کرتی ہیں. اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن دینا، پھر رمضان میں جیسے آگے افطاریاں کروا دینا. سوری افطاریوں پہ ہولڈ دیٹ تھاٹ. ناظرین ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں کیونکہ آئی تھنک آپ کے وائس کا کچھ مسئلہ ہوا ہے، وہ بھی 2 سیکنڈ میں سالو ہو جائے گا. ڈونٹ وری. ناظرین جب تک آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. سوال آج کیا ہے کہ پاکستان کا پرچم ڈیزائن کرنے والی شخصیت کا آپ نے نام بتانا ہے، اور ایک کال کو بھی ہم شامل کریں آپ لوگوں کی اجازت سے. جی بالکل. اوکے ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہوگی. اور ماشاءاللہ ویلکم ویلکم. مختار احمد راجہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آج بڑی بلیک اینڈ وائٹ زبردست سی شرٹ پہنی ہوئی ہے. سو ان سے بھی خوب ساری شو کے بعد جو ہے ان سے گپ شپ لگتی ہے، اور کوشش آج ان کی فیوریٹ ڈش بنی ہوئی ہے میکرونی، چکن میکرونی. سو جی سوری. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اوم پرہار فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے ایونٹس آ جاتے ہیں، جیسے کہ ماہ رمضان آ جاتا ہے، اس کے اندر افطاری وغیرہ کروا دیں، جیسے ونٹر ویکیشنز کروا دینی. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر جتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، تو جتنا کنٹریبیوشن ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس چیز کے اندر بھی اپنی NGO کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اوم پرہار فاؤنڈیشن میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مائنورٹیز کے اوپر زیادہ ورک کر رہی ہے، کیونکہ مائنورٹیز کے علاوہ باقی جو کمیونٹی ہے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایک زیادہ لوگ ہیں 96% مسلمز ہیں، ان پہ کہیں نہ کہیں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مائنورٹی خود کو
इन कामों में भी माइनॉरिटी समझती है, तो उनके लिए स्टैंड करने के लिए फिर ओम प्रया फाउंडेशन इसलिए बनाई गई ताकि उनको ये फील हो कि हाँ ये हमारी अपनी है, हाँ, क्योंकि सम टाइम ये वो होता है एक ओनरशिप का एहसास हो। और ओम जो है, ओम माइनॉरिटी हिंदुइज्म के अंदर आपको पता है एक बड़ा ही स्पिरिचुअल नेम है और बड़ा ही ऑनर है, तो इसलिए इसका नाम ओम रखा गया, पढ़ियार कास्ट पे रखा ताकि लोगों को ये फील ना हो कि यार हम किसी, क्योंकि सम टाइम क्या होता है आप अगर सिंध वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ पर लोगों में इतना ज़्यादा खौफ है या उनकी फैमिलीज इतना ज़्यादा उनको डरा देती हैं कि वो किसी मुस्लिम के साथ जुड़ने या बात करने से भी डरते हैं। तो उस चीज़ का और उस चीज़ को डर को ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि यार चलो हम अपना ही एक ओम प्रया फाउंडेशन के नाम से लेके आते हैं ताकि इनको ऐसा लगे कि यार ये तो हमारी अपनी है, ये तो कम से कम हमें सपोर्ट करेगी। तो वो एक फियर जो फैक्टर है वो खत्म हो, वो एक फेयर फैक्टर खत्म हो जाए। और इस चीज़ को जो था फिर कंटिन्यू है, अभी तक ये कंटिन्यू है, फिर इसके अंदर एडिशन होती गई। जैसे पहले हम एजुकेशन पे काम कर रहे थे, फिर हमने फूड पे, इवन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैं इस चीज़ की इवन अगेंस्ट हूँ, लेकिन डोबरी के ऊपर भी हमें मजबूरी जब केस आ जाते हैं कि यार ये मेरी बेटी बैठी है, इसकी शादी नहीं हो रही, तो मेहरबानी करें। हालांकि मैं अगेंस्ट हूँ डोबरी सिस्टम के, मैंने उस पर काफ़ी बार आवाज़ डाउरी मतलब जहेज का जो सिस्टम जो कि इंडो पाक में बहुत ज्यादा एक रूज पे है और है अभी तक। अफसोस की बात ये है पड़ा कहीं जहाँ से भी अडॉप्ट हुआ था, लेकिन इस चीज़ को मॉडिफाई करना चाहिए आज के दौर के हिसाब से। तो वहाँ पर भी हमें फिर मजबूरी में जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। इसी तरह कोई और भी हादसा हो जाता है माइनॉरिटीज़ के साथ या कहीं पे जहाँ हमें फील होता है कि यार हाँ हमें यहाँ स्टैंड करना चाहिए इनके साथ, तो हम असद भाई को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा। तो मिसाल अगर मैं एक चीज़ नहीं कर रहा, मुझे पता है कि असद भाई वो चीज़ कर रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि असद भाई काइंडली आप मुझे थोड़ी सी फेवर दें इन लोगों के लिए। तो वो एक फिर मिलजुल के काम चल जाता है। मेन मोटिव यही होता है कि उनको यहाँ पे ये फील मत करवाना, ये फील करवाना कि भाई तुम यहाँ के सिटीजन हो, ये झंडे में व्हाइट कलर हमारा ही है। अगर आप सोचें तो वो व्हाइट कलर पे ही झंडा टिका हुआ है। बिल्कुल। वो जो एक झंडा बनाया गया था कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज था जिसको आज तक हम शायद समझ ही नहीं पा रहे। नहीं, शायद वो समझे हैं लेकिन उसको अक्रॉस नहीं पहुंचाया लोगों तक। हाँ, क्योंकि उनको आइडिया होना चाहिए कि जो परचम में सफेद सेक्शन है ये किसको डिपिक्ट करता है। हाँ, तो ये मुस्तकिल बताने की जरूरत है, मुस्तकिल बताने की जरूरत है और पॉजिटिविटी जो है ना वो फैलाने की जरूरत है। हमारे यहाँ पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। बिल्कुल। एक चीज हो जाती है, हालांकि हम उसको बस वो नेगेटिव वे में उसको आड़ ले लेते हैं और वो चीज फैला दी जाती है। तो ये एक चीज गलत है। हम इस चीज को पॉजिटिव में लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए भी एक अच्छा कंट्री है। जैसे ओवरऑल हर मुल्क में माइनॉरिटीज होती है, अब अमेरिका में चले जाएं तो पाकिस्तान वहाँ एज अ माइनॉरिटीज है, तो रह तो रहे हैं लेकिन खुश हैं। तो वो एक चीज़ है। तो और आपको पता है कि इंडो पाक जो है इनकी बर्थ ही जो है बनी ही एक क्लैश के इशू पे है, मजहब के इशू पे है। तो जाहिर सी बात है अगर एक घर में दो सगे भाई भी रहेंगे ना तो वो भी आपस में किसी न किसी बात पे लड़ क्लैश पड़ते होगा। हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो माशाल्लाह दो मजहब अलग अलग हैं और इसी मजहब पे दो मुल्क अलग अलग बने हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन स्टिल उसको इग्नोर करके पॉजिटिविटी फैलाने की जरूरत है। और इसमें हमारा मीडिया और आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है नाज़रीन, टॉलरेंस जो कि बर्दाश्त है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। एक दूसरे को थोड़ा सा गाड़ी ओवरटेक कर लें तो आजकल लोग खड़ी कर लेते हैं कि भाई क्यों गाड़ी आगे की। सो ये बहुत एक इंतशार जो दिमाग का और अदरवाइज जो है सोशली बहुत फैला हुआ है। ऑन दिस नोट आप दोनों की इजाज़त से एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आए कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी। अच्छा, असद बिन आजम साहब, आप जर्नलिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। सो जर्नलिज्म में आप अपने आर्टिकल्स कोई लिखते हैं? बिल्कुल, मेरी 5 किताबें भी हैं अपनी। अच्छा, माशाल्लाह। ले आते तो बड़ा अच्छा होता। एक आई थिंक मैं 5 साल पहले आपके प्रोग्राम में आया था, मुझे 5 साल पहले मुझे जी बिल्कुल। मैं अभी जब मैं लिख रहा था K2 शहर मिशी खान के साथ तो मेरी पुरानी तस्वीर आ गई। मैंने कहा आपको पता है मेरी एक पूरा शेल्फ है जो कि 6 सेक्शंस पे है, उस पे इतने गेस्ट उर्दू के राइटर्स आप जिस तरह हैं और बाकी, तो उसमें ऑटोग्राफ पे इतनी किताबें हैं उर्दू की कि मैं माशाल्लाह से पूरा एक जो है कलेक्शन हो गई। तोहफे में दी भी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये ओम ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तानी परचम में ही नहीं, हम लोग क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, हेमोफीलिया के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यकीन जानिए कि जब किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, जी ठीक है, तो वहाँ पर कोई ये नहीं बोलता कि मुझे हिंदू का ब्लड चाहिए, मुझे मसीह बरादरी से चाहिए, मुझे शिया सुन्नी बरेलवी दियोबंद से चाहिए, बल्कि वो कहता है कि मुझे खून चाहिए, मैंने ज़िंदगी बचानी है। बिल्कुल ठीक है।
تو مطلب بطور انسان تو ہم ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے رشتے کو بحال کرنا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ, جو کہ آج کل بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے بات کی انتہا پسندی کی. ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی, عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ بہت بڑی حد تک سے تجاوز کر چکا ہے, اور اس سے ختم کرنے کے لیے ہمیں محبت, اتحاد, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ایک دوسرے سے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. آج بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے, مگر ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اتحاد اور جو ہے کہ متحد ہو کر رہیں. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, جس طرح بتایا اوم نے, کہ ہمیں چاہے ہم سکھ ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, ہمیں یہ سب ہلالی پرچم ہم اپنے سینے پر جب لگاتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستانیت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک جھنڈے تلے ایک ہیں. اور یقیناً یہ ہماری قومی یکجہتی بھی ہے اور ہماری قومی پہچان بھی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. سب ایک ہیں, بالکل, ویری ویل سیڈ. اور آئی ہوپ ناظرین, یہ جو ہمارے شوز ہوتے ہیں, ہمارے مختلف گیسٹ جو آتے ہیں, اسپیشلی آج جو اوم پرہار صاحب آئے ہیں اور مائنورٹیز میں ہندو کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو شوز ہیں اور جو باتیں ہیں, یہ آپ کے کہیں نہ کہیں دماغ میں, آپ کے بچوں کے, کہ سب سے بڑی جو ایک چیز ہے جو کہ ہمارے ملک اور قوم میں کم نہ ہونے کے برابر ہے, وہ ہیومینٹی, انسانیت. اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. عدم برداشت, ٹالرنس, یہ سب چیزیں ہمارے جو مذہب ہے اس میں سب سے پہلے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں ایک بات ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اسد بھائی, آپ خود ہی بتا دیں, اسد بھائی جب بھی میلاد کرتے ہیں, محفل میلاد, اسد بھائی آپ پلیز شیئر کریں. جی بالکل, ہم جب بھی محفل میلاد کرتے ہیں تو اوم بھائی اس میں آنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور مطلب سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت یوم 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو یقین جانیے سب سے آگے اوم بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور چاہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہوں, ان میں آتے ہیں اور اس میں اعزاز سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. ہم یقین جانیے جہاں سیاست نے اس ملک کو بانٹ کر رکھ دیا ہے, تفرقہ بازی کر دی ہے, وہاں کبھی فرقوں کی بنیاد پر, کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر, کبھی علاقائی تعصب کی بنیاد پر ہمیں ہمارا دشمن نہیں چاہتا بدقسمتی کے ساتھ کہ ہم ایک ہوں. آج آپ کو بتاؤں, یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں, اور دن بدن جو ہے وہ ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ دشمن تو ہنس رہا ہوگا باہر, بالکل ایسے ہی دیکھ کے یار ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپس میں لگے ہوئے. ہم کبھی مذہب کی بنیاد پر لڑ رہے ہوتے ہیں, ہم کبھی علاقائی تعصب کی بنیاد پر, کیا ہم سب ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک کلمہ پڑھنے والے, ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے, اور مطلب ایک ملک میں رہنے والے. دیکھیں یہ جو ہم سیاست بات کرتے ہیں, بیٹھنا ہم سب نے ایک ساتھ ہی ہے. ہم نے کوئی بھی سیاستدان ہمارے گھر میں آ کے ہمارے حال نہیں پوچھے گا ہمارا جب برا وقت آئے گا. یہی ہمارے پیارے, یہی ہمارے بھائی ہم سے آ کر ملیں گے ہماری غمی میں, ہمارے خوشی میں. تو کیوں نہ ہم یہ تمام اختلافات ایک جگہ رکھ کر, کیا ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے نہیں کام کر سکتے؟ اور دیکھیں جو سوسائٹی ہے وہ آپ کا ایک سوسائٹی جو ہے وہ ہر انسان کا ایک سپورٹ سسٹم ہے. تو سپورٹ سسٹم میں آپ یہ کہیں کہ جی وہ فلانا ہے, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, تو آپ اپنا سپورٹ سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, کیونکہ مشکل وقت میں کوئی بھی آ کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. اچھا اوم پرہار صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات, اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ آپ کے ساتھ اب پہلے کے مقابلے میں اب کچھ ایسے ہوتی ہیں باتیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا, جس سے آپ نے کہا آپ کی کمیونٹی تھوڑی ڈری رہتی ہے, اسی طرح دوسری اور جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں وہ بھی ڈری رہتی ہیں, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ از اٹ بیکاز ایکسٹریمسٹ سوچ ہوتی جا رہی ہے ہماری ایز اے سوسائٹی؟ اس میں نا کافی زیادہ فیکٹرز انوالو ہیں اس چیز کے اندر, تو لوگ ڈر. ہولڈ دیٹ تھاٹ, کافی فیکٹرز سے ہی شروع کر رہے ہیں آپ نے, لیکن آواز آ رہی ہے آپ کی, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, آپ کی اجازت دونوں سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں, کون بول رہی ہیں؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے جی. بہت پہلے تو آپ کی تعریف کرتی ہوں. ہم نے آپ کا عروسہ دیکھا تھا, انتہائی خوبصورت ڈرامہ. اب عروسہ, اور اب جب اپنے بچپن کو ریوائز کرتے ہیں, اب اپنے بچوں کو دکھا
लिखाया है तो और भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। अब आज आपके गेस्ट की बात कर रही हूँ, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है। मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आजकल के दौर में जब इतना प्रॉब्लम्स है, हम हर तरफ से प्रॉब्लम्स में गिरे हुए हैं, कोई इन टॉपिक पे नहीं सोचता। इंतहाई यंग बॉयज और इंतहाई अच्छी सोच, इंतहाई अच्छा पर्पस, बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैं बहुत देर से मॉर्निंग शो देख रही जी। हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने किसी शो में कॉल किया सिर्फ आज के इस टॉपिक को लेके। अरे। ये इंतहाई अच्छे बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इसी तरह आगे बढ़ते हो, इसी तरह की सोच के साथ, इसी तरह के जज्बे के साथ लोग आगे आए ताकि लोगों को मौका मिले कि ये माइनॉरिटीज, ये इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये चीजें दी ही नहीं थी, सही, ये तो हमने खुद क्रिएट की और हम आगे लेके गए गलत चीजों को। तो दे आर डूइंग वेरी वेल, आई अप्रिशिएट देम। और हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स आए, बल्कि और लोग ये देखें, इस सोच का कोई पर्पस हो जिनसे हम सीखें कि ऐसे बच्चे आगे आते हैं तो हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। वेरी वैसे तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह वैसे ही बहुत सेंसिबल हैं, तो इस तरह की चीजें आगे आएंगी तो हमारे कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाएंगे। तो देंगा मुस्लिम हम इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए उन्होंने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और कितना अच्छा वो अपना वर्क कर रहे हैं और इससे कितना अच्छा हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई। मैं नाश्ता कर रही थी, चाय पी रही थी, अभी मैंने टीवी लगाया 10 मिनट बिफोर और मुझे बहुत खुशी हुई ये सब देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमेरा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए लोग सुनते हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं कि टॉपिक जो है वो कुछ लोग डर के नहीं करते, लेकिन ये कि इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज माइनॉरिटीज तो हर जो मुल्क है उसकी मेरे ख्याल में बैकबोन की तरह से काम करती है। सो इनका बहुत शुक्रिया। सुमेरा आपने लाहौर से कॉल की। सो अच्छा, हाँ सॉरी, फैक्टर्स से शुरू करें। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनमें से चंद ये हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया तो लोगों को अवेयरनेस का ही नहीं पता, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। अब देखें ना, वो खुद को एज अ माइनॉरिटी तो हैं लेकिन वो समझते हैं कि शायद हमारे मुल्क नहीं है। उनको बताना पड़ता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 या उससे पहले 62 या 56 में सब में आपको यहाँ के इक्वल या फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, लिविंग का, एजुकेशन का, हर चीज़ का राइट्स है आपका। ठीक है, अगर आप जॉब के अंदर जा रहे हैं तो आपका जॉब में राइट है, आप राइट करके मांग सकते हो। लोगों को राइट्स का नहीं पता, फिर वो डर के रहते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं फंडामेंटल राइट है कि आप फ्रीडमली स्पीच कर बोल सकते हैं, तो मैं बोलने से पहले डरूंगा, अरे नहीं यार कहीं मुझे कोई मार ना दे, ये एक डर है। लेकिन जबकि मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं बोल सकता हूं, मैं अपने राइट की बात कर सकता हूं, तो वो फेयर खत्म हो जाएगा। इस तरह बहुत से फेयर्स हैं और उन बहुत से फेयर्स के लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वेज दिए हैं कि नहीं आप डरो नहीं, आप बात करो। तो बात अगेन वहीं आ जाती है कि इनको अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता तक नहीं है। अच्छा, अब देखिए ना, जितने लोग इसको देख रहे हैं, ये जो अवेयरनेस और फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हैं, इसकी जो जांच पड़ताल है, इसको पढ़ने में या अपनी राइट्स, कहाँ आप जा सकते हैं? आप नेट पे जा सकते हैं, गूगल पे कहाँ जा सकते हैं आप? अब तो गूगल इतना ज्यादा फैल गया, आप इवन आप गूगल पे लिख लें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी राइट्स लिख रहे हैं तो आपको बता देगा। ओके नाज़रीन, अगर आप माइनॉरिटी से आपका ताल्लुक है, वैसे नाम मुझे लेते हुए अजीब लगता है, लेकिन आपने गूगल पे इंफॉर्मेशन डालनी है कि माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें तो वो सारी आपकी आ जाएंगी। तो आप बच्चों को भी बताएं और खुद भी आपको पता लगना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 73 के बाद अमेंडमेंट्स नहीं आए? अमेंडमेंट्स होती रही हैं चीज़ों के अंदर, जैसे कि अमेंडमेंट्स हुई थी दूसरी तीसरी अमेंडमेंट में, इन्होंने सीटें कुछ बढ़ाई थी, कुछ कम की थी, तो वो अमेंडमेंट 26 वो सीटों के हवाले से होता है, सीटों में या ओवरऑल भी होती रहती है। जैसे वो हुआ था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं बन सकता एक हिंदू। तो इस तरह अमेंडमेंट्स होती रही हैं, कुछ आपके फेवर में होती रही हैं, कुछ इस स्टेट को देखते हुए, क्योंकि स्टेट जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ, तो अब उन्हें जाहिर सी बात है इस्लाम के नाम पे बना तो वहाँ का प्रेसिडेंट हिंदू नहीं हो सकता। अगर सेकुलर होता तो फिर एक अलग चीज है। इस तरह के अमेंडमेंट्स होती रही हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को पता होना चाहिए अपने राइट्स, पता होना चाहिए। नाज़रीन प्लीज बी अवेयर, ये आपको वाकई अब आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गूगल के ऊपर आप लिखें तो सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा असद, अब क्योंकि खाना पीना भी, अच्छा आप वो क्या कहेंगे, वेजिटेरियन को आप शाकाहारी हैं? नहीं, मैं बीफ नहीं खाते, बाकी से आप चिकन खा लेते हैं। हाँ, चिकन। वंडरफुल। नाज़रीन ये जरूर पूछा करें, हर एक की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, वो कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो कि वेजिटेरियंस हैं फॉर देयर डाइट पॉइंट ऑफ व्यू। आप खाएंगे? जी बिल्कुल। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अच्छा, कुकिंग में मैं चाहूंगी ओम प्रहार से मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो स्पेशल डिशेस होती हैं
त्योहारों पे यहाँ जो कोई बात नहीं नाज़रीन, ये हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, ये उसका शोर है। खुद क्या बना लेते हैं? अच्छा मेरा चिकन मैं ज़्यादा बेहतर बनाते हैं? हाँ बना लेता हूँ। आप क्या लेकिन ये है बनाते हैं? मैं ज़्यादातर कुकिंग नहीं कर पाता, मैं मतलब बहुत कुकिंग नहीं, अच्छा आपको सरवाइव करना पड़ जाए, फर्ज करें घर में कोई नहीं है तो बाजार से लाएंगे? नहीं, हल्का फुल्का अंडा शंडा तो बना लेते हैं, और आलू वगैरह भी थोड़ा बहुत तैयार तो कर बना लेते हैं, हाँ। मैं सर्वाइव कर चाय जाएंगे। शायद तो मैं आपको चाय का मैं आदी हूँ वो खुद बनानी पड़ती वो है, खुद बनानी पड़ती जो है। ज्यादा चाय पीता है उसको खुद बनानी पड़ती बिल्कुल है। ऐसे ही है। अच्छा आपको चाय का शौक है? नहीं ओम? मैं चाय नहीं पीता। नहीं पीते? ओए अल्लाह, कितनी काफी अच्छी सालों बात है। से। मैं जब भी सोचती हूँ किसी को कोई चाय नहीं पीता है, कॉफी नहीं पीता। कैसा दिखता होगा? अच्छा नहीं, तो अच्छा आपके जो त्योहार हैं पूरे साल में कौन कौन से होते हैं? मेजर दो ही आते हैं, होली और दिवाली का आता दिवाली रहता है, जो कि और जो बीच बीच में होते हैं? अभी ये 20 तारीख को एक और आ रहा है जो हमारे लास्ट भगवान थे श्री कृष्ण भगवान, उनकी जन्माष्टमी से मुराद बर्थडे, जन्माष्टमी उनको बुलाते हैं, उनका एक त्योहार आ रहा है। और कल राखी का रक्षाबंधन भी था, रक्षाबंधन था। और इस तरह और भी बहुत से आते रहते हैं त्योहार, लेकिन मेजर दो ही हैं। ना जी, हमें इसलिए पता लगा ज्यादा क्योंकि हमने बचपन से माशाल्लाह से बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी, तो उसमें आधी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ज़ाहिर हम फिल्में देखते हैं तो उसमें रक्षाबंधन जो है ये बहन भाई का एक बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिसमें बहन जो है वो एक रिस्ट पे बांधती है और फिर जो भाई है उसको गिफ्ट्स और वो एक उसका एक ये कि प्रोटेक्शन लाजमी नहीं को माइनॉरिटी हिंदू ही करे उसको, देखें ना कोई भी भाई होगा वो अपनी बहन की प्रोटेक्शन करता है, तो वो जस्ट एक डे बना दिया जाता है कि इस डे को एहसास दिलाया जाए, तो वो और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग है, हमें नहीं पता होता, ज्यादा लोगों को पता होता है। हम कहीं एक वो भी होता है ना जो बीवी जो है वो एक वो रोजा वो रखती चांद है वगैरह देख के और नाज़रीन वो एक वो नहीं होता, जाली होती है उससे देखती है, करवा फिर वो चौथ, करवा चौथ। इस तरह के बहुत से इवेंट है, हमें नहीं ज्यादा पता होते क्योंकि आपको अपने रिलीजन का इतना नहीं पता होता जितने ज्यादा बाहर वाले लोग इंटरेस्ट। एक तो टीवी देख देख के लोग मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं शायद ये उसी तरह खाते पीते होंगे और रिएक्शन भी वैसे देते होंगे, तो ऐसा नहीं है, हम भी नॉर्मल इंसान ही हैं, और नॉर्मल जो कुकिंग है, नॉर्मल जो ड्रेस घर में पहनते हैं वही होता है, ऐसा कुछ ये special सारा नहीं। कुछ जो ना हमने इंडिया के जी स्टेनलेस स्टील में ज्यादा खाते हैं और ब्रास जो है उसमें पानी पीते हैं, विच इज वेरी गुड क्योंकि ये धात जो है ये आपको हेल्दी रखती है। तो अच्छा नाज़रीन, आज का सवाल फिर आपसे भी पूछती हूँ कि आज का सवाल था कि पाकिस्तान का परचम डिजाइन करने वाली शख्सियत का नाम बताएं। तो सही जवाब है जो कि दो लोगों ने दिया था, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई साहब, इन्होंने पाकिस्तान का परचम जो है डिज़ाइन किया था। इसी के ऊपर एक छोटी सी शो रील है, वो चल के देखते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू टीम का। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ये रिसर्च करके देखेंगे कैसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी और शो में नहीं मिली होगी कि पाकिस्तान का परचम जो है इतना खूबसूरत और इतना पूरी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है फ्लैग है, और किस तरह ये किसने डिज़ाइन किया। वंडरफुल, ज़बरदस्त। क्विकली से कुछ एक दो सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। एक आपसे कि जो माइनॉरिटीज़ के MNAs और MPAs होते हैं, इनके इलेक्शंस नहीं होते, ये सिलेक्ट होके आते हैं, तो इसके हवाले से कोई अभी आजकल डिबेट चल रही है? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है जिसको पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से मैं खुद लेके आ रहा हूँ कि, और ये बताना चाह रहा हूँ कि देखे ना, जब आप सिलेक्ट होके आते हैं ना, आपको पता है मैं तो सिलेक्ट होके आया हूँ, मैं पार्टी ने मुझे सिलेक्ट किया, तो आप लोगों में नहीं जाते, लोगों से राइट्स उनसे पूछते नहीं है, मुश्किलात नहीं पूछते, उनको हल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आपने वोट नहीं लेना होता इनसे। तो ये चीज़ है, मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी किया, मैं अगेन आपके शो के तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इस चीज़ के ऊपर लाया जाए, क्योंकि देखें नहीं हर बार जो सिलेक्ट होकर आएगा वो एक राइट कैंडिडेट होगा, राइट, ठीक है। अब मैं एक यूथ का बंदा हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन एक तो मेरा एज भी नहीं है, एज भी होगी तो पार्टी के साथ मेरा उतना रिलेशन नहीं अच्छा होगा, तो वो चीज़ जो है ना, वो आप अगर मैं हो भी जाऊंगा सिलेक्ट तो मुझे पार्टी के थ्रू चलना पड़ेगा, राइट पे बात नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आगे जाके और ज़्यादा बढ़ेगा। जो मैंने आपको बात की ना, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस इसीलिए नहीं है कि MNA बन के MPA बन के वो लोगों में जा ही नहीं रहा, तो अवेयरनेस कैसे फैलाएगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब वो सिलेक्ट होके आएगा, जब वो वोट लेके आएगा ना, उसको मजबूरी है लोगों में जाना, लोगों से बात करना, उनके मसले पूछना, स्ट्रेस में वो उनको वो मसले बताएंगे उनको कि हमें एजुकेशन में मसला आ रहा है, हमें ये, फिर वो उसको बताएगा अरे भाई तुम्हारे पास राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन का, फिर उनको पता लगेगा। तो ये अवेयरनेस ना आने की सबसे बड़ी वजह अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ भी है कि थोड़ा सा इस सिस्टम को किसी और तरीके से लाया जाए ताकि लोगों को, हमारी माइनॉरिटीज़ को उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट हो। ओके, ज़बरदस्त ओम प्रहार साहब, ज़बरदस्त। और आपको बता दूं नाज़रीन, आज का दिन जो है
وہ نوجوانوں کا عالمی دن ہے, یعنی انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے آج. تو میں سب سے بڑی ریپرزینٹیٹیو ہوں اس کے لیے. تو اسد, اس کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. بالکل ایک بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے نوجوانوں کی. یقین جانیے بہت کم ممالک ہیں جہاں پر آدھے سے فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی نوجوان ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں. آگے بڑھیں, اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں, اور یقیناً جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ اس کا حل ہمارے نوجوان نکال سکتے ہیں. تو ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے, اور اپنے نوجوانوں کو جتنا زیادہ, حکومت سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس نوجوانوں کی طاقت ہے. نوجوانوں کی طرح. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اوم پرہار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسد آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے اوم پرہار صاحب بڑا زبردست آج انہوں نے مائنورٹیز کے اوپر آپ کو انفارمیشن دی, اور آپ سب کو بھی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا چاہیے. اینڈ اسد بن اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے ایک عدد تصویر, اسمائل چیز, تھینک یو آپ دونوں کا, بہت اچھا لگا. آپ لوگ انشاءاللہ ایک اور کسی شو میں ہم اور زیادہ مائنورٹیز کو لے کے انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. 5 سال بعد, 5 سال بعد نہیں, ابھی اب ہم بھی چینج ہو چکے ہیں. بالکل. تو ناظرین, آئی ہوپ آج کا شو آپ کو انشاءاللہ پسند آیا. آپ جو ریپیٹ ہے اس کا رات کو 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے خاص ٹائم ہے فار اوورسیز پاکستانی. سو ٹیم کا سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ اوم پرہار صاحب اینڈ اسد, آپ کا ونس اگین بہت شکریہ. ناظرین, اب میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گی 4 دن کے بعد, بدھ والے دن ایگزیکٹلی صبح 9:30 بجے. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں. آپ سب کو ان ایڈوانس 14 اگست کی خوشیاں اور انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.